दुनिया की असली दौलत उसी ने पाई है जिसके घर में लक्ष्मी के रूप में बिटिया आई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एमपी में सजीव फोन इन प्रोग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। हर मंगलवार आपके साथ मिलती हूं और हर अलग अलग विषय के साथ और उनसे जुड़े अतिथियों के साथ आती हूं। तो सबसे पहले फोन नंबर बताती हूं, फिर जो पंक्तियां पढ़ी वो किस कारणवश पढ़ी वो राज भी खोल दूंगी। तो फोन नंबर से 075526600049। इसके अलावा टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कर पाएंगे 1800233040। यानी अगर भोपाल से बाहर फोन लगाएंगे आप तो कोड लगाना पड़ेगा 075 पर। और निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक 8 बज चुके हैं और 8 के बाद 9 बजे तक फोन लाइंस खुली रहेंगी जब मैं विषय बताऊंगी। और हमारे अतिथियों को आप देखेंगे ना तो अपने आप फोन घुमाना शुरू कर देंगे। फिलहाल तो अब मैं बताती हूँ कि ये जो पंक्तियां पढ़ी वो इसलिए पढ़ी कि हर साल सितंबर के चौथे रविवार को, यानी अभी जो रविवार गया है ना, उस दिन हम सब ने डॉटर्स डे मनाया था। जी हाँ, बेटी के योगदान को कहा जाता है ना कि बिटिया के लिए तो प्रदेश सरकार भी कितना काम कर रही है। पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। और देश के विकास में भी महिलाओं की भूमिका को अब न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया ही मानने लगी। हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि भी तो मिली है, 33% आरक्षण। कुछ याद आया? जी हाँ। और अगर ये जो आप तस्वीर अभी देख रहे हैं ना, इतनी खूबसूरत सी तस्वीर, इतनी नन्ही सी 9 साल की ये जो अश्विनी है, इसके बारे में जरूर बताना चाहेंगे। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है और इस बच्ची के योगदान के बारे में ये बताना चाहूंगी कि ये अभी इतनी लगन और इतनी कर्मठशील है ये कि क्रिकेट की इतनी शौकीन है कि इसके पिता ने जितनी क्षमता है उनकी, उस क्षमता के अनुसार एक छोटा सा ग्राउंड बनाकर दे दिया है ताकि बच्ची आगे चलकर क्रिकेट टीम में, जो कि इसका सपना भी है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सके। तो बहुत सारी शुभकामनाएं अश्विनी। दूरदर्शन परिवार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है और ये बेस्ट विशेष करेगा कि आप वाकई महिला क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएं। अब हम बात करेंगे एक खूबसूरत गाने के साथ। मैंने कहीं सुना था, आप सभी ने सुना होगा क्योंकि ये गाना इतना चर्चित है। श्याम बैरागी जी ने इसको लिखा था, वो भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और कुछ ऐसा था कि देख 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 यहाँ वहां ना फेंक और देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कुछ याद आया इस धुन के साथ? तो बिल्कुल ये इसलिए चलाया गया था, ये अभियान, स्वच्छता अभियान की हम बात कर रहे हैं 2014। थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ आपको और तारीख की बात करूंगी तो 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी, घोषणा की थी कि अब हम इस जयंती जो हम मनाएंगे, गांधी जयंती जी के समय इस हमने शुरुआत की थी। और यह अभियान इतने सालों बाद, तकरीबन 9 साल हो चुके हैं और हमने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में। और अब अगर मैं दुनिया में अगर इसके आइडल की बात करना चाहूँ तो वाकई ये कोई दो राय नहीं और अतिशयोक्ति भी नहीं है कि भारत का नाम अब गिना जाने लगा अलग अलग क्षेत्रों में। उसमें एक अगर हम भाग बात करें स्वच्छता की तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में इंदौर लगातार 6वीं बार अगर मैं कहूँ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेता है और ऐसे जीत जाता है। ऐसा करता क्या होगा वो जरूर जानेंगे, क्योंकि इसी बात के लिए हमने अपने अतिथियों को यहाँ आमंत्रित किया है। ना सिर्फ अगर मैं विभागों की बात करूँ तो कुछ कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो इसमें हिस्सेदार बन रहे हैं और इस क्षेत्र में अपने नाम को स्थापित भी कर रहे हैं। जी हाँ, 2 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत हुई थी और हम सभी ने मिलकर एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया था और स्वच्छता ही सेवा, इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़े और आज इस दौर पर पहुंच चुके हैं कि भोपाल का नाम भी उस श्रेणी में आ चुका और इंदौर ने तो खैर बाजी मारी ही हुई है। चलिए अब आज का विचार, तिथि, इतिहास, बहुत सारी चीजें भी तो हैं। तो सबसे पहले तिथि की बात कर लेते हैं। तो आज की तारीख क्या कहती है तिथि के अनुसार, चलिए आपको बताते हैं। विक्रम संवत, स्क्रीन पे आप देख ही रहे, 2080, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि 26 सितंबर 2023 और दिन है मंगलवार। आप सभी का दिन मंगलमय हो ऐसी कामना करते हैं। दूरदर्शन परिवार आप सभी को ये शुभकामनाएं देता है जिनका दिन आज खास है, यानी किसी का बर्थडे होगा, किसी की सालगिरह होगा, किसी ने आज के दिन ऑफिस को ज्वाइन किया होगा, तो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब चूंकि कल हमने 11 मनाई थी, यानी अब गणपति जी के जाने का समय आ चुका है।
हाँ, बहुत उदासी होती है, लेकिन जो आया है उसे जाना ही होगा। कुछ ऐसे इसी क्रम में हम गणपति जी की तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं। गणपति जी के भी विसर्जन का समय आ चुका है। मिट्टी के गणेश जी, चूंकि हम बहुत लंबे समय से इस अभियान को भी चला रहे हैं, और आपको बताना चाहें नगर निगम भोपाल जो है एक विशेष उसने एक शुरुआत की कि छोटी छोटी पॉलिथीन हर झांकी पर रखवा दी गई थी, और ये कह दिया गया था कि भाई साहब, अगर कोई दर्शक यानी कि कोई भी दर्शनार्थी अगर आता है तो वो जो भी सामान देता है वो सिर्फ पॉलिथीन में रख दे, और उस पॉलिथीन को नगर निगम की गाड़ी अगली सुबह आएगी और वो सारे सामान को लेकर चली जाएगी। यानी अब जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर हम घरों की बात करना चाहें तो सूखा कचरा, गीला कचरा, ये जितनी भी ये प्रबंधन की, हम वेस्ट प्रबंधन की अगर हम बात करना चाहें या कैटेगराइज जो हमने किया था कचरे को, क्या कभी हमने सोचा था कि इससे पहले हम इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे? क्योंकि एक समय, अगर कुछ साल पहले चले तो एक समय ऐसा था कि ये जो हम कचरे थे सब एक ही चीज़ में रख देते थे, और अब तो पॉलीथीन भी बैन हो गई है। बहुत सारी बातें अगर मैं बोलती चली जाऊंगी ना तो फिर अतिथियों का हम स्वागत ही नहीं कर पाएंगे और आपको बता नहीं पाएंगे कि आज हमारे विषय से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ कौन है वो उनका भी नाम हम बताएंगे। लेकिन तिथि के बाद चूंकि परंपरा, आप इंतजार कर रहे होंगे ना कि प्रिया कुछ भूल तो नहीं रही हो। बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ। तो शुभ विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है आज का विचार, चलिए आपको बताते हैं। विचार कह रहा है कि आपका हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हम हर दिन को अच्छा तो बना सकते हैं ना। जहां सोच, अरे रे रे रे, वहां शौचालय, देखिए फिर स्वच्छता की बात आ गई। और ये बात कही थी सचिन तेंदुलकर साहब ने। ये जो विचार अभी मैंने पढ़ा था वो इसलिए कि आज का दिन उनके लिए भी खास है। जी हाँ, आज ही के दिन उन्होंने इतिहास रच दिया था। हम ये तस्वीर बता रहे हैं, मास्टर ब्लास्टर की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। और सचिन तेंदुलकर साहब ने जो 1998 में एक दिवसीय क्रिकेट में 18वां शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो शुभकामनाएं मिस्टर तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान। अब चूंकि ये तारीख का जिक्र हो ही गया है तो और किन लोगों के लिए दिन खास है और इतिहास में ये तारीख किन मायनों में खास है, चलिए ये भी बता देते हैं आपको आज का इतिहास। तो इतिहास में आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो तारीख आपको नजर आ रही है 1820 की, 26 सितंबर की हम बात करेंगे। भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1919 की भी बात कर लेते हैं। रोटरी क्लब ऑफ इंडिया की कलकत्ता में पहली बैठक हुई थी। 1960 अमेरिका में पहली बार टीवी पर प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। आपको बता दें कि जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच हुई इस डिबेट ने अमेरिका चुनावों में प्रचार के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया, और आज भी अमेरिका में चुनाव प्रचार के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण सा, क्योंकि जन्मदिन की बात हो रही तो मनमोहन सिंह साहब, जी हाँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब का भी आज ही के दिन जन्मदिन से। अर्थशास्त्री, मशहूर अर्थशास्त्री है। इनकी स्किल्स के बारे में हम क्या कहें, जितना मैंने सुना है माननीय सिंह साहब, इनका सीवी जो है, करिकुलम वाइटे जिसको हम बोलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है भारत में। अगर किसी का सीवी, बायोडाटा, आप जो भी नाम पुकार लें, अगर है शक्तिशाली, तो मैंने जितनी मेरी जानकारी कहती है वो सिंह साहब का है। तो सिंह साहब द ग्रेट। अब चूंकि ग्रेट की बात हुई है तो एक और शख्सियत है जिनका जिक्र किए बिना मैं इतिहास को खत्म नहीं करूंगी। आज की तारीख में जिसका जन्मदिन है, आपको पता है कि कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई आप व्हाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पहनकर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। क्या कारण रहा होगा? वो शख्सियत है देवानंद साहब। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है। और ये बात इसलिए कही गई थी, वो इतने हैंडसम से, तस्वीर देख लीजिए ना आप, कौन कहेगा, मैं नहीं कह रही, पूरी दुनिया कहती है। और उस वक्त की अगर मैं बात करूं देवानंद साहब की, तो वो इतने ज्यादा, इतनी लड़कियां इतनी क्रेजी थी, और खास तौर से तब जब वो व्हाइट शर्ट पे ब्लैक कोट पहनते थे, ऐसा तक हुआ था हाल की लड़कियां छत से कूद जाती थी। इसलिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि भाई साहब आप व्हाइट शर्ट पे ब्लैक कोट बिल्कुल नहीं पहनेंगे। चलिए, ये तो हो गई मनोरंजन की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गंभीरता वाली, जिसकी शुरुआत मैंने की थी। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के मध्य में और अब जिक्र करेंगे विषय की। तो विषय मैं आपको संकेत तो कर ही चुकी थी और एक बार फिर से बता देती हूँ, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता ही सेवा। और फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं।
तो सबसे पहले ये भी बता देती हूँ, डिस्प्ले हो रहा होगा और मैं आपको पहले भी बता चुकी, नोट डाउन आप कर चुके होंगे। परंपरा अनुसार फिर भी बता देती हूँ, 0755266049 और टोल फ्री यानी निःशुल्क सेवा 180023300040। विषय बता चुकी हूँ, विशेषज्ञ के लिए थोड़ा सा सरप्राइज और रखते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, क्योंकि एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री है जिसको हम दिखाना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। भैया श्यामलाल, जो भुनसारे पैदल चलवे की मजा ही कछु और है। अरे जो मॉर्निंग वॉक की बात ही अलग होता है। हैं? जो मॉर्निंग वॉक का होते भैया? हेलो, तुमको इतना नहीं पतो? अरे मूर्ख, हमारा जो भुनसारा पैदल चला थे ना, तो उनको अंग्रेजी में मॉर्निंग वॉक कहते हैं। अच्छा। ओ भैया एक बात और पूछे? हाँ पूछो। जो दिशा मैदान को जात है, इको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उको? हाँ, उको के थे टू लेट फ्रेश। अरे वाह भैया, कहाँ से सीखी जा अंग्रेजी है? बस सीख लाई। अरे श्यामू रुको। अरे बा देखो, वो बोर्ड पे क्या लिखो है? क्या लिखो है? अरे आँख के अंधे नाम के नैन सो, बा देखो क्या लिखो बोर्ड पे? अंधा मोड़। काय श्यामू, जो अंधो मोड़ का होते है? यार तो एकदम ही बैल घाई यार। काय? ये तो सड़क पे आवे जावे वाली मोटर और वाहनों के लाने चेतावनी है। अच्छा, और हमारे लाने काहे नहीं? यार तो एकदम ही ठुरवा है। जब से प्रदेश सरकार ने जो सड़क निर्माण को कार्य शुरू करो है, तब से ई प्रकार के निर्देश बोर्ड पे दर्शाए जाते हैं, ताकि आवे जावे वाले मोटर वाहनों के चालक इन निर्देश को पढ़ के सावधानी से वाहन चलाएं और दुर्घटना से बच सकें। कछु भी कहो भैया, मानो एक बात तो साची है, अपने एरिया की पूरी सड़कें एकदम चकाचक हो गई हैं। वरना पहले तो जो ही नहीं पता चला था तो कि सड़क में गड़ा है कि गड़ा में सड़क। अरे कल्लू भैया, इतो सब कछु होवे के बाद भी जब देश की जनता जागरूक नहीं हो पा रही। कैसे? अब तुम खुद ही देख लो, पूरे भारत देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाओ जा रहा है वो, मनो फिर भी हर कहीं गंदगी करत। जा तो 16 आने साची बात कही भैया तुमने। अपने गांव को ही ले लो, लोग हर कहीं कचरा डाल देते, मानो गांव में कचरा घर भी है, वो में नहीं डाले। अरे कचरा के संग संग खुले में शौच कर बे जात है, जबकि सरकार ने हर गांव के लाने अलग से शौचालय बनाने की सुविधा दी है, मनो में नहीं जाए, मनो आदत से मजबूर। सही कह रहे हो भैया तुम। अरे राम, छी, पूरी चप्पल ही सन गई। देखा, अब यही बात कर रहे थे और तुमने अपनी आंखन से देख लो। अरे जे और नहीं सुधर बे बारे भैया। अरे यार तहसील को अंधेरा ही घाई है। जी ले, छुटा ले। अरे एक बात बता भैया कल्लू, का सरला ने रतन के संग ब्याह करवे से मना कर दी है। काय? वो भाव ऐसो। देखो सरला, हम दोनों कई सालों से एक साथ पढ़ते आए हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। भूमिका मत बांधो, सीधे मुद्दे पर आ जाओ। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? शादी? प्रस्ताव अच्छा है, पर रतन, मैं अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ जाके कुछ काम नहीं करती। तो नेक काम में देरी क्यों? निकालो मोबाइल और जान लो अपने पिताजी की मर्जी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं लड़की होकर खुद अपने घर में अपनी ही शादी की बात करूंगी। तुम क्यों नहीं करते मेरे पिताजी से बात? लाओ मोबाइल और लगाओ अपने पिताजी का नंबर। ये लो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रतन बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ। ए मिस्टर, कंट्रोल। कहाँ है फोन किया है? शादी के बारे में। तो भैया अपने बाप से बात कर, मुझे काहे फोन लगाया है? मुझे अपने बाप से नहीं, आपकी। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है मैं आपकी सुपुत्री सरला से शादी करना चाहता हूँ। तू होता कौन है मेरी लड़की से शादी करने वाला? एक अदत्त लड़का। आपकी लड़की। खबरदार, जो मेरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अरे! मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। अरे वो तो मैं आंखें उठाकर, आंखें झुकाकर कई बार आपकी लड़की को देख चुका हूँ। बेटा, अगर तू मेरे सामने होता तो मैं तेरी अच्छी खबर लेता। अरे पिताजी, आप तो नाराज हो गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। दरअसल मैं आपकी सुपुत्री सरला से शादी करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। देखो बेटा, मेरी लड़की पढ़ी लिखी समझदार है, वो अपना भला बुरा खुद समझ सकती है। अगर उसकी मर्जी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे वाह पिताजी, आपकी जय हो, जय हो। सरला, तुम्हारे पिताजी ने सब तुम पर छोड़ दिया है। वो चाहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से शादी कर लो, तो फिर मैं हाँ समझूं? देखो रतन, शादी एक दो दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी भी तो संतुष्टि करना चाहूंगी ना। हाँ तो मैं तैयार हूँ। तुम मुझे शादी के बाद में रखोगे कहाँ? अपने गाँव में।
अपने घर में। तो फिर मैं तुम्हारा घर देखना चाहूंगी। अभी चलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में शौचालय है? नहीं। तो फिर तुम और तुम्हारे घर की महिलाएं कहाँ जाती हैं शौच करने? खेतों में या फिर झाड़ियों के पीछे। रतन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम पढ़े लिखे समझदार युवक हो और तुम्हारे ही घर में शौचालय नहीं है। नहीं नहीं, वो बात दरअसल। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि खुले में शौच करना कितना हानिकारक होता है। इससे वातावरण प्रदूषित होता है और साथ ही कई बीमारियों का भी कारण है। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी रतन। कितने कैसी लगी आपको ये डॉक्यूमेंट्री? हर बार हम कुछ ना कुछ नया लेकर ही आएंगे, कई बार विषय से जुड़ी हुई और कई बार कुछ ऐसी जिसको देखकर आपके मन में शायद कुछ पहल करने का मन हो जाए। क्योंकि हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो 2014 मतलब लाल किले की प्राचीर से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी स्वच्छ भारत मिशन की, तो किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी तो ये एक जन आंदोलन बन जाएगा और जन जन उसमें भागीदार बन जाएंगे। जी हाँ, एक लंबा समय हो चुका है इस बात को लेकर और 2 अक्टूबर भी आने ही वाला है, तो ये तैयारियां एक बार फिर से जोरों शोरों पर है। अब चूंकि मैंने इंदौर की बात की थी, आपको ध्यान हो तो इंदौर हर बार प्रथम क्यों आता है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया था। जी हाँ, जब कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि इंदौर का एक एक व्यक्ति इस बात को लेकर सजग रहता है, सतर्क रहता है कि कोई उनके शहर को गंदा ना कर दे। आई लव भोपाल, आई लव इंदौर, ये जो आपने अक्सर ही शहर में जब आप प्रवेश करते होंगे तो ये एक लाइन ज़रूर आपको शहर के प्रवेश द्वार पर या कहीं पर भी शहर में मिल ही जाती होगी। जी हाँ, तो यही एक कारण रहा है इंदौर के हर बार प्रथम आने का। तो क्यों ना इस बार भोपाल वासी, यानी कि मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश का हर शहर अगर ये ठान ले तो प्रथम आना बिल्कुल भी शायद कोई बड़ी बात ना रह जाए, चुनौतीपूर्ण ना रह जाए, बस उसके पीछे के कारण ज़रूर जानने होंगे। स्वच्छता की ओर बढ़ते हुए कदम और किस तरह से एक विशेष कॉलेज ने इसमें बड़ी उपलब्धि हासिल की, ये जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं करियर कॉलेज की प्रिंसिपल, मैं स्वागत करती हूं मैम का, डॉक्टर चरणजीत कौर मैम जो हैं प्रिंसिपल हैं करियर कॉलेज की ऑटोनोमस भोपाल। बहुत बहुत स्वागत है मैम के बारे में बताना चाहेंगे। 40 साल से भी ज़्यादा समय से एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, 10 साल से एज अ प्रिंसिपल ये अपनी सेवाएं दे रही हैं और तकरीबन 3 साल हो चुका है मैम आपको करियर कॉलेज से जुड़े हुए, और 3 साल में ही 3 से ज़्यादा अवार्ड ले चुका है कॉलेज। स्वच्छता के अगर क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये ज़रूर उनसे मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या कर दिया मैम आपने आने के बाद। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और अतिथि जुड़े हुए हैं। युवाओं की जब हम बात करते हैं, युवाओं की शक्ति की जब हम बात करते हैं, युवा प्रधान देश में जब युवाओं की उपलब्धियों की बात करते हैं तो एक जाना माना चेहरा भी हमारे साथ है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और सौभाग्य कि वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले, एक छोटे से गांव से निकलकर राजधानी पहुंचे और फिर वो कमाल कर दिखाया कि शुभम चौहान कोई नाम नया नहीं रह गया। बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी। शुभम जी के बारे में बताना चाहेंगे, नेशनल यूथ अवार्डी हैं, भारत सरकार विवेकानंद यूथ अवार्डी, मध्य प्रदेश शासन राज्य एवं जिला स्तरीय स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप विनर, 7 सालों से भी ज्यादा समय से सामाजिक सेवा में सक्रिय, यानी कि जब इंसान करियर के बारे में सोचता है तब ये समाज की सेवा के बारे में सोच रहे थे और शायद यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान मिली। तो बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी। मैम आपसे आगे बढ़ाते हैं अब बातचीत को। दर्शकों को पता चल चुका है कि आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहेंगे 9 बजे तक, तो क्या कारण रहा होगा मैम? सबसे पहले तो मैं उपलब्धियां ही पूछ लेती हूँ उस कॉलेज की जहाँ पर आप सेवाएं दे रही हैं पिछले 3 सालों से। नमस्कार डीडीएमपी और उनके सारे जो अफसर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं कि ये प्रोग्राम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारा जो शहर है वो भी इंदौर शहर की तरह पूरे देश में अपना नाम कमाए। मैं नाम लेना चाहूँगी मैडम हुस्ना जावेद जी का जो कि प्रोड्यूसर हैं और प्रिया मैडम जो हमारे साथ ही बैठी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करियर कॉलेज को ये मौका देने के लिए। मैं बहुत प्राउडली, बहुत गर्व के साथ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 2017 से लेकर इस महाविद्यालय को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जो कि आयुक्त नगर निगम के द्वारा दिए गए हैं और इसको करियर कॉलेज को विशिष्ट सेवा सम्मान भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ
एमपी के द्वारा जी। और इसके अलावा स्वच्छता एम्बेसडर का भी सम्मान प्राप्त हुआ है। और इस साल की उपलब्धि मैं बताऊं कि ये सारे अवार्ड्स के साथ में, ये तो नगर निगम से हमें हर साल ही मिल रहा है, उसके साथ में हमें वसुधा अवार्ड भी मिला है। क्या बात है। और ये हेल्प बॉक्स फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है और उन्होंने एक सोवेन्यूर भी निकाला है जिसमें सारी उपलब्धियों का उसमें लेखा जोखा है और इसमें नंबर 1 पर करियर कॉलेज को स्थान दिया गया है। क्या बात है मैम, तो बहुत सारी मैं आपको शुभकामनाएं। और ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे महाविद्यालय की जो मैनेजमेंट है और जो मेरे स्टाफ हैं और स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही इसमें भाग लेते हैं। जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है तो एनसीसी, एनएसएस और हमारा ग्रीन क्लस्टर जो कि बॉटनी डिपार्टमेंट देखता है, ये सारे मिलके एक साथ कार्य करते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से बिल्कुल सही, रिलेटेड है। बिल्कुल सही। एक के बगैर दूसरे की बात हम नहीं कर सकते हैं और यदि हमें स्वस्थ रहना है, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो स्वास्थ्य का सीधा सा रिलेशन जो है वो स्वच्छता के साथ है। तो महाविद्यालय में अलग अलग जो दिन मनाए जाते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि पर्यावरण दिवस होता है, अर्थ डे होता है और युवा दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का, इस तरह से जितने भी इस तरह से नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हम ज़रूरी ही ये ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक सीड बॉल आपने सुने होंगे जिसमें मिट्टी के साथ बहुत सारे बीजों को एक साथ कर दिया जाता है और बॉल के रूप में उसे बनाया जाता है और वो मशीन कॉलेज में इंस्टॉल्ड है। और हमारे महाविद्यालय ने ये अपना डिसीजन लिया है कि 1 मिलियन हम लोग सीड बॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसमें से 1 लाख जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जी। और जो भी महाविद्यालय में हमारे गेस्ट आते हैं, स्टूडेंट्स नए जब प्रवेश करते हैं तो सबको हम सीड बॉल्स भी देते हैं और पौधे भी देते हैं। ये जो रिपब्लिक डे और 15 अगस्त होता है उस दिन सारे स्टाफ को एक एक पौधा जो है गिफ्ट किया जाता है। इस तरह से हम लोग करीब 5000 के करीब पौधे भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 1 लाख सीड बॉल्स दे चुके हैं। कॉलेज में जो अब हम कहते हैं कि ये जो कचरा होता है इसका प्रबंधन किस तरह से होता है, तो हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कॉलेज कैंपस में इंस्टॉल्ड है जिसकी कैपेसिटी जो है 100 KLD है, दैट इज़ किलोलीटर पर डे, और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी है जिसकी कैपेसिटी 3 KLD है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं। इसके अलावा कॉलेज के आसपास, जैसे हमारे कॉलेज से बहुत ही पास में सद्भावना चौराहा है, वो जो वहाँ पे जो मूर्ति है उसकी सफाई, उसके आसपास भी पूरी सफाई जो है हमारे स्टूडेंट्स और हमारे स्टाफ मेंबर मिलके करते रहते हैं। जी। जहाँ पर भी स्वच्छता की बात होती है करियर कॉलेज सबसे आगे होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस मैंने वसुधा अवार्ड की बात करी, उसके लिए हमने अप्लाई नहीं किया था। उन्होंने जो हमारी सोशल मीडिया में जो क्लीनिनेस की ड्राइव की जो पोस्ट थी उनसे हमें खुद उन्होंने बुलाया था। तो इस तरह से हम लोग सब मिलके ये कार्य करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमको अगर ये देखना है कि उसका यार्डस्टिक क्या है कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए ग्रीन ऑडिट होता है, एनर्जी ऑडिट होता है, वो हर साल का हमारा रेगुलर फीचर है। इसके अलावा जो हमारी रूफ टॉप है उस पर हम लोगों ने जो है सोलर पैनल्स जो है इंस्टॉल किए गए हुए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाता है। इस तरह से जो भी मैकेनिज्म हो सकते हैं जिससे हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें, स्वच्छता को अपना ध्येय बना सकें, हम लोग करते हैं। कॉलेज में डिफरेंट टाइप के जो डस्टबिन्स हैं वो भी इंस्टॉल्ड हैं ताकि जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन हो जाए। बहुत बढ़िया। बहुत सारे सवाल काउंटर क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा शुभम जी के पास आना चाहती हूँ क्योंकि वो नगर निगम के स्वच्छ भारत के आप एम्बेसडर रह चुके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 साल की कम उम्र में आपने समाज सेवा करनी शुरू कर दी और तकरीबन 7 साल बाद ही आपको ये अवार्ड मिल गया था, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं कहती है। समाज सेवा ही क्यों, और फिर इस स्तर तक आप पहुँच गए कि ब्रांड एम्बेसडर भी बनने लगे मध्य प्रदेश में। धन्यवाद पहले तो आपको बहुत बहुत। और जब हम कॉलेज में आए तो वहाँ पर हमने दीवार पर लिखा पढ़ा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव के साथ जब हम समाज में आते हैं तो
तो समाज से जो कुछ भी हमारे पास है वो समाज का ही दिया हुआ है। सही। तो स्वच्छता की बात हो, कॉलेज में अध्ययन की बात हो, अध्यापन की बात हो, उपलब्धियां हमें इस और रेखांकित करती हैं कि हम समाज में और क्या नया करें, समाज को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब महात्मा गांधी जी की आप बात कर रही हो तो उनका पूरा का पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए रहा, और जिनकी ही जयंती पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। जी। तो जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज परिसर में भी हम बड़े उत्साह के साथ अध्ययन करते थे। केवल किताबों से नहीं, मैं ये मानता हूँ कि समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। समाज भी एक पाठशाला की तरह होती है, समाज भी एक प्रयोगशाला की तरह होती है। जब हम इस भाव के साथ अध्ययन और अध्यापन करते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं, और तब जब देखते हुए काम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसी कॉलेज के प्रांगण में ये भी नज़र आता है कि पाउच, पन्नी, पॉलीथीन प्रकृति के दुश्मन तीन, वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण है। क्या बात है। उस चौपाल में बैठते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं। जब हम चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से शिविरों में गाँव में जाते हैं तो कैसे शौचालय की उपयोगिता है, क्या उसका महत्व है, क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं, इन सब पे चर्चा करते हैं। जब शहर में होते हैं तो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से कैसे नुक्कड़ चौपाल हो, कैसे तालाब में स्वच्छता अभियान चलाना हो, कैसे प्लास्टिक मुक्त भोपाल बनाने के लिए कार्यक्रम करना हो। तो ऐसे अनेकों कार्यक्रमों में हमने बढ़ चढ़कर भागीदारी की, और नगर निगम भोपाल के स्वच्छता चैंपियन सम्मान मिला, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विशिष्ट सेवा सम्मान मैम के साथ भी मिला करीब को, जब हम साथ में एक साथ सम्मान के समय भी रहे। तो ऐसे अनेकों कार्य जो हमारे लिए छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन अपने देश को, प्रदेश को और राजधानी को स्वच्छ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन सब गतिविधियों में जुड़े रहे, और हमीदिया कॉलेज के माध्यम से जब हमने हमीदिया कॉलेज में स्वच्छता के लिए काम किया तो कॉलेज आपने देखा हो कि हमीदिया महाविद्यालय एक बहुत हरा भरा महाविद्यालय है, और वो राजधानी का पहला प्लास्टिक मुक्त परिसर उसको हमने बनाने के लिए काम किया। और उसी के साथ में आप देखेंगे कि छोटा तालाब जो लगा हुआ हमारे राजधानी की झील, हम कहते हैं कि भोपाल झील और सैल शिखरों की नगरी है। तो छोटे तालाब को हमने स्वच्छ बनाने के लिए, जहाँ पर बड़ी संख्या में धार्मिक बंधु भी आते हैं, तो वहाँ पर हमने स्वच्छताल स्वच्छ भोपाल अभियान चलाया। और हम सारे के सारे स्टूडेंट्स मिलकर मैम एक दिन जाते थे वहाँ पर, कैसे प्लास्टिक का प्रबंधन हो, कैसे कचरा बीनना हो, ये सब काम करते थे। और ये काम और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से होते थे। कभी भी आप प्रयास करिए और देखिए कि जब हमारे देश का नायक, या जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं समाज में, जिसको प्रेरणा मानते हैं, वो किसी काम की शुरुआत करता है तो वह किसी न किसी प्रकार से हर नागरिक के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। कैसे उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए आप आगे बढ़िए, उन्होंने एक झाड़ू उठाई, लेकिन एक झाड़ू उठने से 125 करोड़ नागरिकों ने अपने हाथ में झाड़ू ले ली। मतलब मुझे लगता है शुभम जी, किसी ने नहीं सोचा होगा कि झाड़ू लेके सड़क पर कोई उतर सकता है, और उसको स्वाभिमान मान लेना, उसको जिम्मेदारी मान लेना। नहीं तो हमारे देश में ये परंपरा थी और ये हमारी मानसिकता बन गई थी कि कचरे वाला आया है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद में और जन भागीदारी का ही परिणाम है कि आज हम ये कहते हैं कि सफाई वाला आया है। शब्द का अंतर है, लेकिन पूरा का पूरा भाव बदल जाता है। कैसे छोटी छोटी शुरुआत हुई, आप जनजातीय क्षेत्रों में देखिए, पिछड़े क्षेत्रों में देखिए, लेकिन आज वही शौचालय मर्यादा अभियान के तहत बहु बेटियों का सपना बन गया है। आपने ना एक खूबसूरत बात मुझे याद दिला दी। एक छोटा सा व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, माँ कह रही है, माँ से बेटा कह रहा है कि माँ कचरे वाला आया है, तो माँ ने तुरंत टोका, कचरे वाला नहीं आया, कचरे वाले तो हम हैं, सफाई कर्मी आया है। बहुत सुंदर। और इसी के साथ आपसे गहरे जुड़े हुए एक शख्स हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी स्वच्छता के इस अभियान में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र शुक्ला जी इस वक्त हैं नेहरू युवा केंद्र से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। नमस्ते सर, शुभ प्रभात। और शुभ शुरुआत कैसे हुई थी स्वच्छता अभियान से जुड़ने की? जी, स्वच्छता अभियान देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये देखा कि हमारे देश में बीमारियों का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है, लोग साफ सुथरे नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में देश को सुधारना पड़ता है। समस्या ये है कि हम अपने से तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि हमें कोई निर्देशन में कोई चीज नहीं मिलती है। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वच्छ भारत अभियान को लेके, और तभी से हम लोगों ने शुरुआत की। उसमें नेहरू युवा केंद्र भी काफी अग्रणी तरीके से ये कार्य किया, और बड़े गर्व से कह सकता हूं कि विश्व रिकॉर्ड हम लोगों ने पॉलीथीन मुक्त भारत के लिए काम किया,
स्वच्छ भारत के लिए हमने जलकुंभियां हटाई, हमारे युवाओं ने गांव गांव घर घर जाकर सफाई अभियान चलाया, और उसी का परिणाम है, देखिए उसी अभियान का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल जैसे शहर पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही जी बात। प्रिया जी। जी बिल्कुल सर, युवाओं की अगर हम बात करें, हमारे साथ शुभम जी भी जुड़े हुए हैं, किस तरह जी से हाँ। मोटिवेट करने का काम हुआ, क्योंकि बड़ों का अनुभव और युवाओं का जोश अगर जुड़ जाए तो इस तरह की उपलब्धियां एक क्रम बना लेती हैं। जी हाँ, देखिए शुभम तो हमारे नेहरू युवा केंद्र के रोल मॉडल हैं। ऐसे युवा जब अपने यहाँ काम करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हमारे युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलती है। हमें गर्व है कि शुभम जैसे लोग नेहरू युवा केंद्र से जुड़कर युवाओं के साथ काम करते हैं और अपनी एक प्रतिष्ठा बनाते हैं, जो समाज में ये जागरूकता का अभियान चलाते हैं, और इनको देखकर हमारे युवा प्रेरित होते हैं। निश्चित रूप से यही कारण था, उनकी उपलब्धियों की वजह से मध्य प्रदेश शासन का विवेकानंद युवा अवार्ड मिला इनको, राष्ट्रीय स्तर का युवा अवार्ड मिला इनको, नेशनल यूथ अवार्ड मिला इनको। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो इनकी तरह काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे होते हैं जो अपने पैरों में आंधी तूफान बांध के चलते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं और एक शीर्ष स्थान पाते हैं। तो इनकी उपलब्धियां ही इसी बात की हैं कि ये समाज को जागरूक करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। सुरेंद्र शुक्ला जी थे, और जिस तरह से वाकई ये चर्चा हो रही थी कि युवाओं की सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सोच साफ रखो देश अपने आप साफ हो जाएगा, कुछ यही बात है। मैम आपके पास दोबारा आती, क्योंकि सोच की बात हो ही गई है, और जब भी ये वर्ड जुड़ता है तो एक और वर्ड अपने आप उसके साथ जुड़ जाता है कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो वाकई भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में ये बात कहें तो अब वो दूर नहीं है वो दिन जहाँ पर, चूंकि हम पक्के मकानों की तो बात कर ही रहे हैं और शौचालय तो अब हर घर में हो ही चुका है, जो इक्का दुक्का भी रह गई होंगी चीज़ें, उन कमियों को भी हम खत्म कर ही देंगे आने वाले सालों में। किस तरह से युवाओं को आप इनिशिएटिव लेने के लिए इस स्वच्छता, विशेष रूप से अगर इस क्षेत्र की मैं बात करना चाहूँ तो? सबसे पहले प्रिया मैडम, ये हमको समझना पड़ेगा कि एक इंसान है जो सोच लेता है वो कर सकता है। करेक्ट है ना, क्योंकि और जो पिरामिड है डेवलपमेंट में, उसमें सबसे एडवांस जो स्पीशीज़ है वो ह्यूमन बीइंग है। तो अगर गंदा किया है तो हमने ही किया है, तो साफ करना है तो हमें ही करना पड़ेगा। तो ये सोच आनी चाहिए। तो बहुत सुंदर एक कोट है, वट एवर बी फॉल्स द सन्स ऑफ द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू द मैन, मैन बिलोंग्स टू द अर्थ। है ना, he did not weave the web of life, he is merely a strand in it. Whatever he does to his web, he does to himself. और इसके साथ में वक्त की अहमियत को हमें समझना है। वक्त कहता है कि फिर ना आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी लो, वरना किसी भी हाल में मैं इस पल को अगले पल तक के लिए रोक नहीं पाऊंगा। तो युवाओं को जब हम ये बताते हैं कि सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, बिल्कुल सही। तो सोच बदलने के लिए इनिशिएटिव जो है वो उनके जो अफसर्स हैं उनको ही लेना पड़ता है। जब राह सही दिखाई जाती है तो फिर बच्चे उस राह पर चल पड़ते हैं। मैंने एक और बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि पहाड़ पर एक लेडी जा रही थी और उसने देखा कि एक बंदे को कुछ भूख लगी है, तो उसने कहा कि उसने अपने पर्स में से कुछ खाना उसको दिया। तो वो खाना जब देने लगी तो उसने देखा कि उसके पर्स में एक प्रेशियस जेम है। तो उसने थोड़ी दूर गया, वापस आके बोलता है कि मुझे वो चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो उसने वो भी दे दिया। तो उसने बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। तो वो अगले दिन फिर उसी महिला से मिला और उसने कहा कि मुझे ये जेम भी नहीं चाहिए, मुझे वो सोच चाहिए जिसके कारण आपने एक सेकंड भी नहीं सोचा और इतना प्रेशियस जेम जो था वो मुझे दे दिया। बहुत ही सुंदर। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही लायक हैं और बहुत ओबीडियंट हैं। जिस तरह से हम उन्हें समझाते हैं उस तरह से वो कार्य करते हैं। आप कभी आके कॉलेज देखिएगा कि जिस कमरे में क्लास नहीं लग रही है उस कमरे के फैंस और लाइट्स बंद होंगे। है हमारे कॉलेज में हम लोग इवन पीयूसी चेकिंग का, जो व्हीकल को चेकिंग का, जो पोल्यूशन जांच की जो व्हीकल होती है उसको साल में 2 बार रखते हैं। और एक दिन हम लोग ऐसा रखते हैं जिस दिन नो व्हीकल, मतलब कोई भी
जो है व्हीकल कॉलेज में नहीं आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे। तो इस तरह से हम इस अभियान से, और बल्कि अंकुर अभियान जो था, जो भी गवर्नमेंट के जो एप्स में जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है, उसमें भी सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आसपास जो स्लम्स हैं वहाँ पर भी अवेयरनेस फैलाते हैं। अडॉप्टेड विलेज है शाहपुर में, जो कि ईट के पास में है, बेरसिया से आगे, वहाँ पर भी सारे अभियान चलाए जाते हैं। क्या बात है मैम, चूंकि आप महिला का जिक्र कर रही थी, एक महिला के बारे में मैं भी जिक्र कर लेती हूँ हमारे दर्शकों के साथ। एक महिला ने ब्रांडेड आउटलेट से कॉफ़ी ली और उस कॉफ़ी को पीने के बाद उस मग को यूं ही सड़क पर फेंक दिया। आपको पता है उस ब्रांड की आदत ये है कि उस कप के नीचे उनका नाम लिखा हुआ था महिला का। तो एक सदस्य जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने उस कप को उठाया, उस महिला का नाम पढ़ा, उस ब्रांड को देखा और उस आउटलेट में जाकर उस महिला को बुलाया गया और उनको इतनी खरी खोटी सुनाई गई कि उन्होंने ये तय कर लिया कि आज के बाद ना सिर्फ वो सड़क को गंदा करेंगी, बल्कि वो जागरूकता भी फैलाएंगी कि ऐसे काम नहीं करने। तो कुछ ऐसे उदाहरण भी होते हैं। टोका टाकी बहुत ज़रूरी होती है अगर सही दिशा में की जाए तो। हमारे साथ एक और सदस्य जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, कुछ और लोगों से हम फ़ोन पर चर्चा करते जाएंगे। मेजर मनोज जी हैं, एनसीसी ऑफिसर हैं, एएनओ, और हम उनसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, थोड़ा जब तक उनको समय लग रहा है, मैं शुभम जी आपके पास दोबारा आ जाती हूँ। हम जिस तरह की टोका टाकी की अभी मैंने जो बात की, लेकिन लोग बुरा मान जाते हैं। अगर उनको बोलो ना कि ये सामान आपने यहाँ क्यों फेंका, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, कि जो वाक्य है ना कि आपका क्या गया, तो बिना ये डरे क्या हमें इस बात पर अडिग रहना चाहिए? बिल्कुल अडिग रहना चाहिए, और वो कारण इसीलिए है कि जो इतने समय की मानसिकता बन गई है, हाँ। और एक पीढ़ी तैयार हो गई है जिसको ये जिम्मेदारी लेना स्वीकार नहीं है। इसलिए हम बात करते हैं युवाओं की, क्योंकि वे वर्तमान भी है और भविष्य भी है। किसी से आप कहिए, रेलवे का एक समय हाल ये था कि वह कहीं ना कहीं डस्टबिन का स्वरूप ले चुका था, पर जिस तरीके से रेलवे में रूपांतरण हुआ है, आज हमारे पास रानी कमलापति जैसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, जहां पर आप बैठकर रोटी खा सकते हैं उसी फर्श पर। इतने साफ सफाई है, और कोई भी व्यक्ति जब एकदम कूड़ा डालता है तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि अब भोजन करते समय कोई कंकड़ अगर दांत के पास आ जाए, उसी प्रकार से। और एक जो स्वभाव बन गया है लोगों का कि कोई व्यक्ति जब चॉकलेट खाएगा, हम लोगों की आदत बन गई तो उसको हम रैपर को जेब में रख लेते हैं। कभी हम, आप देखिए बड़े बड़े मंचों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की सीख देखिए, किसी पुस्तक का विमोचन होता है तो कई बार उसका जो कवर होता है उसको निकाल कर वो अपनी जेब में रख लेते हैं। तो इस तरह का जब आचरण होता है समाज में, हम आचरण को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा व्यवहार बोलता है, हमारी भाषा बोलती है, हमारी शैली बोलती है। हम जो करते हैं समाज में, वही एक समय के बाद में किसी अन्य व्यक्ति के लिए आचरण और बन जाता है। तो जो आदत रही लोगों की कि टोकना हो या रोका टोकी अभियान चलाया, कोविड के समय हमने देखा, लेकिन उससे पहले रोको टोको अभियान चलाया। गांव में जब लोग लोटा लेकर निकलते थे, एक बहुत बड़ी परंपरा थी कि लोटा लेकर जब सड़क पर किनारे जाते थे, तो उस समय रोको टोको अभियान जो चला, और उसमें हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चों, देखिए बदलाव केवल और केवल शहरों तक सीमित नहीं है। हम गांव की बात करते हैं तो गांवों में आज एक क्रांति का काम हुआ है। लाखों की संख्या में टॉयलेट बने हैं। पूरे के पूरे गांव, कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्वच्छता के पहरी बन चुके हैं। शुभम जी, मैं यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाने वाली, क्योंकि आप भी गांव से संबंध रखते हैं, तो वाकई आप बता पाएंगे कि किस तरह का परिवर्तन आपने देखा। लेकिन एक हमारे साथ कॉलर, क्योंकि मनोज जी से हम चर्चा करने वाले थे, किसी कारणवश तब बात नहीं हो पाई थी। मेजर मनोज जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, एनसीसी ऑफिसर, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनोज जी आपका। नमस्कार मैडम। मनोज जी, एनसीसी की जब हम बात करते हैं तो अपने आप ही अनुशासन की एक तस्वीर सामने आ जाती है। किस तरह से आप बच्चों को एजुकेट करते हैं, अनुशासित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या होती है इसकी? हेलो जी मनोज जी, आवाज पहुंची आप तक मेरी? हाँ, आवाज थोड़ी धीमे आ रही मैडम। अभी आई? हाँ, थोड़ी चलिए मैं अपनी आवाज को और बुलंद कर देती हूँ। अनुशासन की जब हम बात करते हैं एनसीसी में, हाँ जी, स्वच्छता को लेकर, जो कि जब हम कॉलेजेस की बात कर ही रहे हैं, खासतौर से करियर कॉलेज की, तो किस तरह से बच्चों को आप अनुशासित करते हैं कि सबसे पहले स्वच्छता उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है अनुशासन की? बिल्कुल बिल्कुल जी। स्वच्छता की कड़ी तो मैडम ये है कि अपन बच्चों को अपने अपने घर से ही शुरू करवाते हैं। हम तो बोले आप अपने घर से शुरू करें, घर के आसपास के एरिया साफ करें, हर चीज की कड़ी अपने अपने स्वयं से शुरू करें। पहले आप अपने आप को स्वच्छ रखें, समाज को अपने जहाँ से एरिया में अपन रह रहे हैं वहाँ स्वच्छ रखें, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें स्वच्छ होती जाए। जी,
ना जी, ये अपन सिखाते हैं बच्चों को कि भैया पहले ही स्वच्छता, अपने मान लो कॉलेज है तो कॉलेज से करें, अपने घर से करें, शुरुआत अपने से शुरू करें, ताकि अपन जब स्वच्छ रहेंगे तो अपन सामने वाले को भी बोल सकते हैं कि आप स्वच्छता का ध्यान रखिए, हाथ धो के खाना खाइए, हाथ धो कर खाइए, कपड़े स्वच्छ पहनिए, आसपास के एरिया साफ करिए, पन्नी का भी प्रयोग ना करिए। ये सब चीजें बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे भी इस चीज को समाज में फैलाते हैं। चलिए, तो ये सवाल ही रख लेती हूँ कि एनसीसी में आने से पहले बच्चों का व्यवहार और आपके साथ जुड़ने के बाद बच्चों में आया परिवर्तन, क्या देखते हैं आप? बच्चे से मैडम शुरू में जब आते हैं तो थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि हम ये काम कैसे करें, गंदगी कैसे उठाएं, ये सब कैसे करें। जब हम खुद साथ में उनके साथ लग जाते हैं और सीनियर्स बच्चे साथ में लग जाते हैं, खुद ही सब काम करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक उनमें मोटिवेट होते हैं कि बच्चे हमारे सर कर रहे हैं, हमारे स्टाफ कर रहा है, हमारे प्रिंसिपल कर रही है, ये सब कर रहे हैं, तो हमें भी करने में क्या हेजिटेशन। फिर हम उनको फिर ग्लव्स प्रोवाइड कर देते हैं कि ताकि उनको थोड़ा शर्म ना लगे या कुछ गंदगी उठाने में उनको हेजिटेशन ना हो, एक ग्लव्स पहन के वो लोग आराम से वो सब काम कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दर्शकों से एक बार फिर से अनुरोध करती हूँ, बहुत कम समय बचा है, मुझे लगता है अभी तक शुभ प्रभात हुई नहीं कि आप लोगों की 075526600049 1800233004। कहाँ रह गए आप सीमा, रीमा जो भी सदस्य इस वक्त सुन रहे होंगे हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम में हमारे अतिथियों को। शुभम जी, चूंकि अभी ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही थी, कहते हैं कि जो व्यवस्थित होता है वो स्वच्छता का ध्यान रखता है, और जो स्वच्छता का ध्यान रखता है वो स्वस्थ रहता है। व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है? व्यवस्थागत तरीके से बात करें तो ग्रामीण लेवल पर, पंचायत लेवल पर भी ये बहुत सारे प्रकल्प तैयार हो गए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार ने भी स्वच्छता के लिए अलग से बजट ग्राम पंचायतों को दिया है, और जो ग्राम पंचायत अपने आप में पूरी तरह स्वच्छ है उनको भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। स्वच्छता की रैंकिंग की जो बात है, वो स्वच्छ शहरों में भी जो रैंकिंग की व्यवस्था है, उसी तरह गांवों में भी स्वच्छता की रैंकिंग की व्यवस्था है। बहुत कम लोगों को पता है कि जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, तो भोपाल जिला देश का सबसे स्वच्छ जिला था ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में। इसी प्रकार से जो छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं, जनपद पंचायतें हैं, वहां पर भी बहुत क्रांतिकारी बदलाव हुए। आपने एक नाम सुना होगा कुंवरबाई का। बिल्कुल सुना है। छत्तीसगढ़ की कुंवरबाई जो कि एक जनजाति और वनांचल की महिला थी, रोंगटे खड़े कर देते जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं। और उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपील की 2 अक्टूबर को कि हमको देश को स्वच्छ बनाना है, और अभियान की शुरुआत की। कुंवरबाई ने अपनी बकरियां बेचकर घर में शौचालय बनाया। क्या बात है। ये किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र नायक जब कोई बात कहता है तो एक अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या असर पड़ता है। कुंवरबाई की बकरियों की कीमत केवल शौचालय तक सीमित नहीं थी, वो कई पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन गई कि जो सामर्थ्य हैं, जो शक्तिशाली हैं, वे तो अपने आप कर सकते हैं। लेकिन कुंवरबाई जैसे अनेकों नायक समाज में हुए, और जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अनेकों नायकों का जिक्र किया, और उसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो मन की बात के माध्यम से ऐसे अनेकों नायकों को, चाहे वो जल प्रहरी हो, स्वच्छता प्रहरी हो, स्वच्छता कर्मी हो, स्वच्छता दूत हो, स्वच्छता चैंपियन की बात हो, स्वच्छता लीग की बात हो, ये शब्द, स्वच्छता मित्र हो, स्वच्छता कर्मी हो, तो ये शब्द हमने कब सुने थे? गांव में, एक गांव में स्वच्छता के लिए जब सुबह सुबह का वातावरण होता था, जो मैं जो बात कर रहा था 5-6 बजे का, तो उस गांव के बच्चे थाली और चम्मच लेकर निकलते थे। बच्चों की चौपालें होती थी। इस प्रकार से नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से भी गांव में यूथ क्लब और महिला क्लब के माध्यम से ये लोग दीवार पर लेखन हो कि स्वच्छता जहां समृद्धि वहां, अनेकों जो स्लोगन्स हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करना हो, लोगों के बीच में स्वच्छता का महत्व बताना हो। आधी से अधिक बीमारियां, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, हैजा हो, ये सब क्यों होते? गंदगी के कारण होते थे। लेकिन आज स्वच्छता होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है, लोगों की आय बढ़ी है, लोगों ने स्वच्छता को सेवा मान लिया है। एक दूसरे का जो भेदभाव का स्तर था समाज में, वो खत्म हुआ है। तो जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इसका बहुत बड़ा, आज G20 की बैठकें हुई तो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल सही। यही स्वच्छता और यही स्वच्छ भारत का परिणाम है कि G20 की बैठकें भारत के 100 से अधिक अलग अलग शहरों में आयोजित हुई। ये बदलते हुए भारत का समय है, क्योंकि भारत अपने सामर्थ्य से युवा है, भारत अपने मन से युवा है। भारत का युवा जो है वो अपने आप में चारों तरफ इतना सजग और जागरूक है कि वो जो ठान लेता है वो कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मैम, ठानने वाली बात हो चुकी है। ये जो कॉलेज, जैसे मैं इस शिक्षा के विभागों की बात करूं या फिर मैं स्कूलों की भी बात कर लेते हैं, हम इसको शामिल कर लेते हैं, आपका उसमें भी अनुभव रहा है।
ये वो पानी है जो ठहरा हुआ नहीं रहता, पानी बहता चला जाता, मतलब हर साल नए छात्र आते हैं, मतलब आपका वो क्रम कभी रुकता नहीं है। छात्र आते हैं, चले जाते हैं, और फिर उनको उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ उन्हें एजुकेट करना। क्या आपने जब शुरुआत की थी 3 साल पहले और अब 3 साल में, ये जो सफर जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्या रहा परिवर्तन? उस बदलावों पर भी हम बात करेंगे, और कुछ ऐसी उपलब्धि किसी छात्र विशेष का भी आप जिक्र करना चाहें तो इस कार्यक्रम के माध्यम से। हाँ जी, हाँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैंने जब अपना कार्य शुरू किया था तो मैं 2nd क्लास की क्लास टीचर थी। ऑफ कोर्स इट वाज ओनली फॉर 15 डेज, पर मैंने स्लोली ग्रो किया है। तो फिर जब एक कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पर साइंस फैकल्टी मेरे ज्वाइन करने पर ही शुरू हुई, और मैं वहाँ पे साइंस की डीन बनकर वहाँ से निकली। फिर मैंने एज प्रिंसिपल कार्य किया। तो मैं ये कहती हूँ कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब हम लोग मिलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही गडकरी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब ए व्यक्ति कार्य करता है तो ए स्क्वायर होगा, ठीक, और मैंने उसने ए स्क्वायर कार्य किया, और बी व्यक्ति ने बी स्क्वायर कार्य किया, तो टोटल वर्क डन हुआ ए प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब ए और बी एक साथ मिल जाते हैं तो फिर टोटल कार्य होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो माने, और उसको हम जब ब्रैकेट को हटाते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो बोला कि पहले ए प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर था, पर 2ab तब आया जब ए और बी एक साथ जुड़ गए। तो बोला कि हम लोग जब एक कारवां की तरह चलते हैं, मैंने जैसे अपना कार्य शुरू किया, स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, कुछ ऐसा ईश्वर की कृपा है कि मुझसे जुड़ जाते हैं। आरडीसी में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वो अपनी एएनओ को, अपनी जो प्रोग्राम अफसर हैं एनएसएस के, उनसे तो बात करते ही हैं, पर वो मुझसे भी वो चीज़ें शेयर करके अपने आप को बहुत क्या कभी इस तरह की केयर की कॉलेज के स्वच्छता को लेकर, कैंपस को लेकर, उस परिसर में किसी अव्यवस्था को लेकर आपके पास आए हों? हाँ जी, मैं जैसे अभी मनोज सर बता रहे थे कि स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं कि आप अपने घर के आसपास भी और कॉलेज में और कॉलेज के कैंपस में भी सफाई अभियान चलाएं। और जब वो आते हैं तब उनमें थोड़ी सी हिच होती है, दे डू नॉट वांट टू अंडरगो दिस कि भैया हमारे घर में तो मेड्स हैं तो हम लोग तो ये कार्य नहीं करेंगे। पर जब वो देखते हैं कि हम लोग सब मिलके कर रहे हैं तो स्लोली दे बिकम द लीडर्स। फिर वो ये देखते हैं कि अगर किसी दूसरे ने भी किया है तो उसको वो समझाते हैं कि ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा परिसर है, बल्कि परिसर के आसपास भी। और समझाने का क्या तरीका होता है? मुझे लगता है जो फोन लाइन पे जुड़ी हैं सदस्य, उनसे मैं इस सवाल को रख लेती हूँ। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर जसविंदर मेहता, बॉटनी विभाग के साथ ग्रीन क्लस्टर की प्रमुख भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेहता मैम। मैम आवाज पहुंची आप तक? हेलो जी मैम, स्वागत है आपका। मुझे लगता है टीवी का वॉल्यूम हम कम कर लेते हैं और आपसे बातचीत शुरू कर देते हैं। हेलो मैम, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जी, आवाज आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, स्वागत है आपका। मैम, अभी चर्चा हो रही थी कि शिक्षक जो होता है वो एजुकेट करने का जब काम करता है तो अलग अलग केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, व्यवहारिक ज्ञान भी देता है। आप महत्वपूर्ण विभाग से जुड़ी हुई हैं, महत्वपूर्ण विषय है आपके पास। किस तरह से आप एजुकेट करती हो, किस तरह से आप बताती हैं बच्चों को कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना कितना जरूरी है? हेलो, नमस्कार जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी कार्य के लिए विजन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। और हमारे कॉलेज के विजनरी फॉर्मर फाउंडर चेयरमैन जो है विष्णु राजौरिया जी, चेयरमैन एट प्रेजेंट जो है मनीष राजौरिया जी, और उनका विजन क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया को लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये ग्रीन क्लस्टर क्लब हमारे कॉलेज में बनाया गया है और उसी के अंतर्गत हम उसी के बैनर के अंडर बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से उनको काम करना है, किस तरह से अपने कैंपस को क्लीन रखना है,
बच्चों के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, कुछ ई वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ वेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स, कैंपस क्लीनलीनेस कैंपेन्स, ओथ टेकिंग। तो इस तरह के कार्यक्रम करके हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। क्योंकि समय कम है इसलिए आपसे एक ही सवाल रखवाई, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद हम स्क्रीन शेयर कर रहे होंगे अन्य सवालों के लिए। शुभम जी, जिस तरह से आप भाषण भी देते हैं बहुत अच्छा हालांकि ये वर्ड कुछ ऐसा होता है कि ताने के रूप में भी लिया जाने लगा है कि क्यों भाषण दे रहे हो, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है लोगों को एजुकेट भी करना। क्या आपके एज ग्रुप के लोगों के बीच में जब आप होते हो, जब आप इस तरह की बातें करते हैं, खासतौर से जब स्वच्छता किसी अभियान से जुड़ी हुई, समझते हैं आपके साथ के युवा? बिल्कुल समझते हैं और उसको प्रोत्साहित भी करते हैं। हाँ। और इसलिए ही प्रोत्साहित करते हैं कि जब अमिताभ बच्चन जी को स्वच्छता रत्न बनाया हो या सचिन तेंदुलकर की आपने बात कही हो, तो ये इतने कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये सेवा है और सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। जब हम बात करते हैं, समूह में बैठते हैं, संवाद करते हैं, तो संवाद भी कहीं ना कहीं लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करता है। आप तो इसको बहुत अच्छे से जानती हैं। तो लोग इसको सुनते हैं और सराहते हैं। जब कई बार हम विभिन्न मंचों पर ये बात करते हैं कि कैसे हम अपने देश को स्वच्छ बनाए, राष्ट्र को स्वच्छ बनाए, और जिन कुंवरबाई का आपने जिक्र किया, तो जब दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर राष्ट्रीय युवा संसद हुई और उससे अलग अलग कार्यक्रम हुए, तब भी ये बात मैंने वहाँ रखी कि ये एक राष्ट्रभक्ति का काम है, देशभक्ति का काम है। तो इस प्रकार अनुभव शेयर कीजिए ना इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ। ये अनुभव तो चूंकि अनेकों अनुभव है, जब हम गांव में जाते हैं तो मेरा तो ये अनुभव रहा है कि जिस समुदाय के बीच में बैठते हैं, हाँ। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आपको कुछ सीखना है तो 2 पीढ़ियों के बीच में बैठिए, एक तो आप स्वयं जिस पीढ़ी में है उस पीढ़ी में, और अपने से छोटे बच्चों के बीच में, और अपने से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके बीच में। तो हिनौती सड़क जब गाँव में हम गए तो एक घर में हम गए, वहाँ पर हमने देखा कि जो कुछ माताएं बहनें बैठी हुई थी, हाँ। और वहाँ शौचालय नहीं था। हाँ। तो हमारे कॉलेज के कुछ शिक्षकों ने मिलकर वहाँ पर हमने शौचालय की सामग्री उनको देकर आए। वो इतना प्रसन्न हुए कि कुछ काम स्टूडेंट्स इस तरह का भी कर सकते हैं। हाँ। तो अनेकों जीवन में अनुभव रहे कि जब हम सीखते हैं और प्रयत्नों की परिसीमा से और परिश्रम की पराकाष्ठा से जब हम ठान लेते हैं, तो संकल्प की सिद्धि के लिए आप अपने आप बढ़ जाते हैं। और मुझे तो माननीय प्रधानमंत्री का जीवन अपने आप में प्रेरणा लगता है। आप देखिए कि कैसे एक छोटी सी पहल, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी एक पौधा लगाया, और पौधा लगाने का जो क्रम शुरू किया। शिवम जी, हम दर्शकों को बता दें क्या कि मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य पूरे भारत में जिसने अंकुर अभियान की शुरुआत की थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। और केवल पौधा नहीं लगाते, उनके साथ जो समाज के विभिन्न वर्गों के काम करने वाले लोग हैं, जब वो जुड़ते हैं, कई संस्थाएं जुड़ती हैं। अगर 1000 दिन से अधिक से पौधा लगा रहे हैं वो, तो हजारों संस्थाएं जुड़ गई। इतनी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया है। कैसे जन भागीदारी से जन आंदोलन का जो मॉडल है वो हम इस स्वरूप में देख सकते हैं। और देश हमें देता है सब कुछ। जब मैंने बात कही तो शायद डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखें, कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल कर देखें। तो बदलाव की कड़ी में हम सब भागीदार बन रहे हैं। और हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जब पिछली बार पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान प्रारंभ किया, तो अनुराग ठाकुर जी की पहल पर, माननीय जो मंत्री हैं हमारे, उनकी पहल पर 75 लाख टन से अधिक कचरा नेहरू युवा केंद्र के, एनएसएस के, एनसीसी के नौजवानों ने एकत्रित करने का काम किया। और भारत को जब अमृत काल की हम युवा पीढ़ी कहकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको संबोधित किया है, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस अमृत काल में उन लक्ष्यों को भी हम साकार करें जो संकल्प से सिद्धि के मूल मंत्र थे। चाहे वो गरीबी मुक्त भारत हो, बेरोजगारी मुक्त भारत हो, अशिक्षा मुक्त भारत हो, इन सभी को लेकर इस भारत को भव्य और दिव्य भारत बनाने के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी काम कर रही है। बिल्कुल, मुझे वो लाइन बस याद आ रही है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मैं जाने से पहले कुछ आपसे मैसेज ले लेती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें श्री नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, और उनके लिए एक शेर बहुत ही बिफिटिंग है, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। कितनी सुंदर लाइन। मैम, आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर चरणजीत कौर जी जुड़ी हुई थी, हमारे साथ शुभम चौहान जी जुड़े हुए थे। कुछ कहना चाह रहे शुभम जी? मैं केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की ही बात कह रहा हूँ। तो वो कहते हैं अक्सर कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, और वो भारत
स्वच्छता से भी क्या नया भारत बनेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जाने से पहले एक और खूबसूरत बात जो है कि एक बच्ची ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कुछ समय पहले और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित किया गया। उसकी सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण चीज थी कि उसने अपने स्कूल परिसर में फलों के बीज को रोप दिया और वहां पर बहुत सारे पौधे अब पेड़ बन चुके हैं। तो ऐसी शुरुआत आप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ और आप दोनों को धन्यवाद देने के साथ ही मैं विदा लेती हूँ। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।